प्रिय साथियों नमस्कार। साहित्यविद KPS पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आइए भाग 13 आरंभ करते हैं। भाग 12 में आपने सुना झांसी पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया, किले को घेर लिया गया, जगह जगह आग लगा दी गई और जनता में आम कत्लेआम मचा दिया गया, जिससे रानी बड़ी दुखी हुई और निराश भी हुई। नाना भोपटकर ने समझाया बुझाया, तब जाकर रानी को कुछ आत्मबल मिला। अब आइए आगे। आंखों के भीतर ही रानी को एक चमत्कार की अभिव्यक्ति हुई। इतने में दामोदर राव वहां आ गया, दौड़कर रानी की गोद में बैठ गया। गुल मोहम्मद ने कहा, सरकार, हमारा सारा कौम मुल्क वास्ते कट मरेगा। रानी उठी, उन्होंने ना भोपटकर के पैर छुए। कहा, एक दिन मैंने आपकी राजनीति पर आक्षेप किया था, मुझको क्षमा करना नाना साहब। फिर एक क्षण बाद बोली, भाइयों, मेरी इस क्षणिक दुर्बलता को भूल जाना, मैं लड़ूंगी। आज सबके सामने प्रण करती हूँ कि यदि समस्त अंग्रेजों का मुझे अकेले सामना करना पड़े तो भी करूंगी। उस अत्यंत हीन परिस्थिति में भी किले के भीतर वाले नर नारियों में उमंग का उजाला उभर गया। रानी ने कहा, थोड़ा सा खा पी लो। जो लोग शस्त्र ग्रहण नहीं कर सकते वे गुप्त मार्ग से निकल जाएं। शेष मेरे साथ उत्तरी द्वार से भांडेरी फाटक होते हुए कालपी की ओर चले। भांडेरी फाटक का प्रबंध कौन करेगा? भाऊ बख्शी ने जिम्मा लिया। उसका मकान कोरियो के मोहल्ले के निकट था और वह उन लोगों को अच्छी तरह जानता था। बख्शी गुप्त मार्ग से किले के बाहर चला गया। रानी ने पुराने सेवक सेविकाओं को पुरस्कार देकर विदा किया। वे पैर छू छू कर रो रो कर वहाँ से चले गए। नाना भोपटकर भी चला गया। जवाहर सिंह को रानी ने आज्ञा दी, आप अपने इलाके में जाकर सैन्य संग्रह करिए और कालपी आ जाइए। जवाहर सिंह ने प्रार्थना की, मैं आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा कर लौटूंगा, अन्यथा नहीं। केवल इस आज्ञा का जीवन में उल्लंघन किया है, इस अपराध के लिए क्षमा चाहता हूँ। रानी ने स्वीकार किया। थोड़े समय उपरांत रानी और मुंदर महादेव के मंदिर में गई, वंदना की, ध्यान किया। समाप्ति पर रानी ने मुंदर से कहा, वह पलाश अभी भी फूल रहा है, सिंदूरोत्सव के लिए दिन की मालाएं अभी भी उससे लिपटी होंगी। मुंदर बोली, एक बार उसको भेंट लीजिए भाई साहब। अवश्य, रानी ने कहा। वह हर साल फूलेगा और झांसी हर साल सिंदूरोत्सव मनाएगी। झांसी का सिंदूर अमर हो। उन दोनों ने उस पलाश से भेंट की। मुंदर बोली, फूल की मालाएं सूख गई हैं। रानी ने कहा, उनकी आत्मा तो हरी भरी है, ये उनके चढ़ाए फूल हैं जो इस युद्ध में बलिदान हो गई। इसके बाद दोनों महल पर आई। मोरोपंत तांबे ने एक बहुत सा द्रव्य और जवाहर इकट्ठे किए। किले के उत्तरी भाग में नीचे की ओर द्वार की बगल में एक हवेली, हाथीखाना और घुड़साल थी। लड़ाई के दिनों में जवाहर सिंह और रघुनाथ सिंह इसी हवेली में रहते थे। मोरोपंत ने एक हाथी पर जवाहर और अशरफियाँ लादी, अन्य लोगों ने कमर में अशरफियाँ बांधी। रानी और मुंदर पुरुष वेश में घोड़ों पर सवार हुई। उस समय रात बहुत नहीं गई थी। पूर्व दिशा में बड़ा तारा ऊपर चढ़ाया था। घना अंधेरा केवल शहर की आगों से फट फट जा रहा था। अंधेरे के ऊपर छोटे छोटे तारे दमदमा रहे थे। नीचे शहर के अंधेरे पर उन आगों के बड़े बड़े लाल पीले छपके से पड़ जाते थे। रानी ने एक चादर से दामोदर राव को पीठ पर कसा और अपने तेजस्वी सफ़ेद घोड़े को किले के उत्तरी भाग से निकालकर आगे किया। पीछे पीछे पठान, मुंदर, जवाहर सिंह, रघुनाथ सिंह इत्यादि। द्वार के निकलते ही उन्होंने किले को नमस्कार किया, झांसी को नमस्कार किया। कंठ में कुछ अवरोध सा अवगत हुआ, इस भय से कि कहीं आंखों में आंसू न आ जाए। उन्होंने उत्तर दिशा की ओर मुंह मोड़ा और किले के नीचे आ गई। किला बिल्कुल सोना छोड़ा। मोरोपंत का हाथी बीच में था, सवार अधिक न थे। उनकी रक्षा हेतु बाकी सैनिक पैदल थे, नंगी तलवारें लिए हुए। यह टोली टकसाल के पश्चिम वाले भाग से भांडेरी फाटक की ओर अग्रसर हुई। जैसे ही कोतवाली की बराबरी पर आई, अंग्रेजी सेना से भिड़ाभिड़ी हो गई। रानी हर हर महादेव उच्चारण करती हुई उनको चीरती फाड़ती मुंदर सहित निकल गई। पठान शत्रुओं से बेहतर लड़े, बहुत से मारे गए, बाकी आगे बढ़े। जगह जगह जलते हुए मकानों से उजाला हो रहा था। रानी और उनके संगी द्रुत गति से भांडेरी फाटक के निकट पहुंच गए। वहां बख्शी कोरियों को लिए हुए अंग्रेजी फौज की एक टुकड़ी को तलवार के युद्ध में उलझाए हुए था। इधर से रानी की टुकड़ी पहुंची। जलते हुए मकानों के प्रकाश में थोड़ी देर के लिए विकट युद्ध हुआ। बख्शी ने फाटक खोल दिया और फिर अपने कोरी सैनिकों को लेकर अंग्रेज टुकड़ी पर टूट पड़ा।
जान पड़ता था कि उनको जीवन का मोह नहीं है। वैसे ही निर्मोही पठान थे। बख्शी फाटक की बगल में मारा गया। उसने मरने से पहले रानी को देख लिया था। उसने हर हर महादेव और झांसी की रानी की जय का घोष किया। उसके शरीर पात को रानी ने देखा, परंतु इतना समय न था कि मुंह से धन्य भी कह पाती। थोड़े से लोगों के साथ रानी बाहर हो गई। मरने से बचे हुए अंग्रेज सैनिक भाग गए। कोरियों ने भांडेरी फाटक फिर बंद कर लिया। यह फाटक 75 वर्ष तक ज्यों का त्यों बंद रहा। 1933 में सर्दियों में खोला गया और भाऊ बख्शी को एक जलते हुए मकान के अंगारों में डालकर उसकी अंत्येष्टि कर दी। रानी और उसके साथियों को कोर्ट के बाहर की भूमिका राई रत्ती पता था। अंधेरे में वह सब सहज ही बढ़ती चली गई। बातचीत बिल्कुल धीरे धीरे होती थी। अंजनी की टोरियों के पास और 6 की सेना का पहरा था और एक अंग्रेजी छावनी थी। यहाँ रोक टोक हुई, लड़ाई भी हुई। यहाँ से रानी के साथ केवल 10-12 सवार रह गए और मुंदर। आगे निर्गम मार्ग, अगाध अंधेरा, झिंगुर झंकार रहे थे। उनके ऊपर घोड़ों की टापों की आवाज़ हो रही थी। सब और सन्नाटा छाया हुआ था। पीछे झांसी में आग जल रही थी और आवाज़ें आ रही थी। आगे अंधकार में जंगल और गढ़मऊ का पहाड़ लिपटे हुए दबे हुए से दिखाई पड़ रहे थे। चिड़ियाँ पेड़ों से बड़बड़ाकर उड़ती और घोड़ों को चौंका देती थी। घोड़े तेज चलाए जाने के कारण ठोकर ले रहे पड़ते थे। आगे का मार्ग अंधकारपूर्ण और भविष्य तिमिराच्छन्न। ज्यों त्यों करके आरी नामक ग्राम के पास से यह टोली आगे बढ़ गई। पहुँच नदी मिली। लोगों ने चुल्लुओं से पानी पिया और फिर आगे बढ़े, कभी धीमी गति से, कभी तेजी के साथ। जब 10-12 मील निकल आए तब ये लोग कुछ अक्षण के लिए ठहरे। रानी ने जवाहर सिंह और रघुनाथ सिंह से कहा, आप लोग लौट जाओ और सेना एकत्र करके मुझे कालपी में आकर मिलो। रानी ने तुरंत कहा, यह कार्य दीवान जवाहर सिंह अच्छा कर सकते हैं, मैं तो साथ चलूँगा। रानी मान गई। जवाहर सिंह ने उसके पैर छुए और कटीली की ओर चला गया। रानी की टोली आगे बढ़ी। इसमें गुल मोहम्मद और उसके कुछ पठान भी थे। जनरल लॉज को रानी के निकल जाने का पता बहुत शीघ्र लग गया। उसने तुरंत लेफ्टिनेंट बोकर नामक अफसर को कुछ गोरों के और निजाम हैदराबाद के एक दस्ते के साथ रानी का पीछा करने के लिए भेजा। मोरोपंत भांडेरी फाटक से निकलकर अंजनी की टोरियों तक आया, परंतु जैसे ही यहाँ लड़ाई छिड़ी उसने समझ लिया कि हाथी महान संकट का कारण होगा। उसने दतिया की दिशा में हाथी को मोड़ दिया और जितनी तेजी संभव थी उतनी तेजी के साथ भागा। कुछ अंग्रेज सवारों ने पीछा किया। उसकी जांग में किसी घुड़सवार की तलवार का घाव भी लगा, परंतु वह निकल गया और सवेरा होते होते दतिया पहुँच गया। एक तमोली के यहाँ ठहरा, परंतु छिपाए छिप नहीं सकता था। राज्याधिकारियों को मालूम हो गया। राज्य ने हीरे जवाहरात सब छीन लिए और मोरोपंत को पकड़कर तुरंत झांसी भेज दिया। रोज ने दिन के 2 बजे जलते हुए महल और भस्मीभूत पुस्तकालय के बीचों बीच मोरोपंत को फांसी दे दी। जैसे ही झलकारी को मालूम हुआ कि रानी भांडेरी फाटक से बाहर निकल गई, उसने चैन की सांस ली। घर के एक कोने में थोड़ी देर पड़ी रही। पूरन बाहर से आया, बोला, अब इतने से भगने पर है। झलकारी, तुम चले जाओ, मैं घर आऊँ। गोरा लुगैयन ने कई नहीं बोल ले हैं। पूरन, मैं कहत इत्ते से चल, जिद जिन कर, तय मारी जय और मैं मार जाऊं। झलकारी, देखो मुँह से हटने करो, कहूँ जादू को, मैं घर ने छोड़ो बालाजी की सौगंध। पूरन उसके हटीले स्वभाव को जानता था। वह एक लोटा पानी लेकर एक खंडहर में जा छिपा। थोड़ी देर में झलकारी को अपने दरवाजे के सामने घोड़े की टाप का शब्द सुनाई पड़ा। झांक कर देखा, बिना सवार का बढ़िया घोड़ा, जीन लगाम समेत। जीन से जान पड़ता था कि झांसी की सेना का है। झलकारी समझ गई कि सवार मारा गया और घोड़ा भाग खड़ा हुआ है। झलकारी ने किवाड़ खोले, घोड़े को पकड़ा और घर के पास वाले पेड़ से बांध दिया। भीतर चली गई। उसने एक योजना सोची और उसको कार्यान्वित करने का निश्चय किया। जब उसने निश्चय किया तब वह सीधी तनकर खड़ी हो गई। झलकारी ने अपना श्रृंगार किया, बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहने, ठीक उसी तरह जैसे लक्ष्मीबाई करती थी। गले के लिए हार न था, परंतु कांच की गुड़ियों का कंठा था। उसको गले में डाल लिया। प्रातःकाल की प्रतीक्षा करने लगी। प्रातःकाल के पहले ही हाथ मुंह धोकर तैयार हो गई। पोप हटते ही घोड़े पर बैठी और बड़ी ऐंठ के साथ अंग्रेजी छावनी की ओर चल दी। साथ में कोई हथियार न लिया। चोली में केवल एक छुरी रख ली।
थोड़ी दूर पर गोरों का पहरा मिला, टोकी गई। झलकारी को अपने भीतर भाषा और शब्दों की कमी पहले पहल जान पड़ी, परंतु वह जानती थी कि गोरों के साथ चाहे जैसा भी बोलने में कोई हानि ना होगी। झलकारी ने टोकने के उत्तर में कहा, हम तुम्हारे जडेल के पास जाऊत है। यदि कोई हिंदुस्तानी इस भाषा को सुनता तो उसको हंसी आई बिना ना रहती। एक गोरा हिंदी के कुछ शब्द जानता था, बोला, कौन? रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झलकारी ने बड़े हेकड़ी के साथ जवाब दिया। गोरों ने उसको घेर लिया। उन लोगों ने आपस में तुरंत सलाह की, जनरल रोज के पास अविलंब ले चलना चाहिए। उसको घेरकर अपनी छावनी की ओर बढ़े। शहर भर के गोरों में हल्ला मच गया कि झांसी की रानी पकड़ ली गई। गोरे सिपाही खुशी में पागल हो गए और उनको बढ़कर पागल झलकारी थी। उसको विश्वास था कि मेरी जांच पड़ताल और हत्या में जब तक अंग्रेज उलझेंगे तब तक रानी को इतना समय मिल जाएगा कि काफ़ी दूर निकल सक जाएंगे। झलकारी रोज के समय पहुंचाई गई। वह घोड़े से नहीं उतरी। रानियों की सी शान, वैसा ही अभिमान, वही हेकड़ी। रोज भी कुछ देर के लिए धोखे में आ गया। शक्ल सूरत वैसी ही सुंदर, केवल रंग वह नहीं था। रोज ने स्टुअर्ट से कहा, हाउ हैंडसम, दो डार्क एंड टेरिबल। कितनी सुंदर है, यद्यपि शामल और भयानक है। स्टुअर्ट बोला, लेफ्टिनेंट बोकर को ससैन्य व्यर्थ ही भेजा, परंतु छावनी में राव दुलाजू था। वह खबर पाकर तुरंत एक आड़ में आया। उसने बारीकी के साथ देखा। रोज के पास आकर दुलाजू बोला, यह रानी नहीं है जनरल साहब, झलकारी कोरिन है। रानी इस प्रकार सामने नहीं आ सकती। झलकारी ने दुलाजू को पहचान लिया। उसको क्रोध आ गया और वह अपना अभिनय नितांत भूल गई। क्रुद्ध स्वर में बोली, अरे पापी ठाकुर होके तैने जय का करो। दुलाजू जमीन में गड़सा गया। रोज को झलकारी की वास्तविकता समझाई गई। रोज के मुंह से निकला, यह औरत पागल हो गई है। रोज ने झलकारी को घोड़े पर से उतरवाया। रोज, तुम रानी नहीं हो, झलकारी कोरिन हो, तुमको गोली मारी जाएगी। झलकारी ने निर्भय होकर कहा, मार दे, मैं का मरवे से डरत हूँ। जैसे इतने सिपाही मरे तैसे एक में सही। रोज ने झलकारी के पागलपन का कारण तलाश किया। मालूम होने पर दंग रह गया। स्टुअर्ट बोला, शी इज़ मैड, वो पागल है। रोज ने सिर हिलाकर कहा, नो स्टुअर्ट, इफ़ 1% ऑफ इंडियन वीमेन बिकम सो मैड एज दिस गर्ल इज, वी विल हैव टू लीव ऑल दैट वी हैव इन दिस कंट्री। नहीं स्टुअर्ट, यदि भारतीय स्त्रियों में से 1% भी ऐसी पागल हो जाए जैसी यह स्त्री है तो हमको हिंदुस्तान में अपना सब कुछ छोड़कर चला जाना पड़ेगा। स्टुअर्ट की समझ में ना आया। रोज ने समझा, यह स्त्री हम लोगों को अपने धोखे में उलझाकर रानी के भाग निकलने का समय पाने के लिए सब प्रपंच रच कर आई है। परंतु बोकर पीछे गया है। आशा है वह इस धोखे से बच गया होगा। जनरल रोज ने झलकारी को तंग नहीं किया, केवल कैद में डाल दिया और 1 सप्ताह उपरांत छोड़ दिया। सवेरा होते होते रानी भांडेर के नीचे बहने वाली पहुंच नदी के किनारे पहुंच गई। हाथ मुंह धोया ही था कि लेफ्टिनेंट बोकर अपनी टुकड़ी सहित आदम का। रानी ने तुरंत ओट लेकर सामना किया। बोकर के कई साथी मारे गए। बोकर स्वयं घायल होकर झांसी लौट आया। रानी का घोड़ा घायल हो गया, थोड़ी दूर चलकर मर गया। उन्होंने एक गांव से दूसरा घोड़ा लिया और लगभग आधी रात के समय कालपी पहुंच गई। इधर झांसी में कई दिन विजन हुआ। लगभग 3 सहस्त्र व्यक्तियों का वध किया गया। जब रानी कालपी पहुंची, राव साहब, नाना का भाई और तात्या वहीं थे। रानी का इन लोगों ने जी खोलकर आदर सत्कार किया, परंतु रानी आदर की भूखी न थी। वह काम चाहती थी, लेकिन वह कालपी में अस्त व्यस्त था। भागते रहे यहीं समाप्त होता है। आशा है पसंद आया होगा। आप सभी से निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका कृष्णपाल, धन्यवाद।